हेलो एवरीवन, 11th क्लास केमिस्ट्री सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेश सिंह यादव। लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे केमिस्ट्री क्या होती है या रसायन विज्ञान क्या होती है। थोड़ा सा हमने ये सीखा था कि जो केमिस्ट्री वर्ड होता है इसका मीन क्या होता है। मैंने तुम्हें ऐसे सिखाया था, मान लो कोई मूवी चल रही हो और उसमें जो हीरो और हीरोइन है उसके बीच में कोई बहुत बढ़िया सीन आ जाता है, तो हमारे मुंह से एक बात निकलती है जनरली कि इन दोनों के बीच में क्या केमिस्ट्री है। व्हाट ए केमिस्ट्री बिटवीन देम। केमिस्ट्री का भी कुछ भी नहीं होता, इसका सिंपल सा नहीं होता इंटरेक्शन, मतलब आपस में तालमेल, अंतरक्रिया जिसको बोल सकते हैं। तो केमिस्ट्री का सिंपल सा मीन होता है इंटरएक्शन। तो हम इस विज्ञान की शाखा में हम क्या पढ़ने जाएंगे, हम इंटरेक्शन पढ़ने जाएंगे। किसके बीच में? मैटर्स के बीच में, द्रव्य या पदार्थ की अंतरक्रियाओं के बारे में हम पढ़ने जाएंगे। तो थोड़ा सा मैं केमिस्ट्री की अगर परिभाषा की बात करूं तो हमने ऐसी बात की थी, इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी उपस्थित होता है उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। इस ब्रह्मांड में जो भी चीजें प्रेजेंट है उनको हम कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, उनको हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। वो दो कैटेगरी कौन कौन सी होती हैं? एक होती है द्रव्य, या इसको क्या बोल सकता हूं मैं? पदार्थ। अगर मैं इसको इंग्लिश में बोलना चाहूं तो मैं क्या बोलूंगा इसको? मैटर। आई कैन से मैटर। और दूसरा होता है ऊर्जा, मींस एनर्जी। ब्रह्मांड में जो भी चीजें उपस्थित होती हैं उनको हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक कैटेगरी का नाम है द्रव्य या पदार्थ और दूसरी कैटेगरी का नाम है ऊर्जा। द्रव्य या पदार्थ का मीन क्या होता है, या किससे हम द्रव्य या पदार्थ की श्रेणी में रखते हैं और किससे हम ऊर्जा की श्रेणी में रखते हैं, वो दो प्रॉपर्टी होती हैं। हमने बात की थी द्रव्य या अगर मैं पदार्थ की बात करूं तो उसके पास हमेशा दो गुण होते हैं। एक द्रव्यमान, मतलब उसका कुछ ना कुछ वजन होना चाहिए, और दूसरा आयतन। आयतन का मीन क्या होता है? जैसे ये जो मेरा मार्कर है इसका कोई ना कोई आयतन है ना, ये कोई ना कोई स्थान घेर रहा है, मतलब इसके पास कोई ना कोई लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। जिसके पास द्रव्यमान भी होता है और दूसरा आयतन, मतलब जिसके द्वारा स्थान भी घेरा जाता है, वो सब क्या कहलाता है? द्रव्य। जैसे अगर मैं बात करूं, ये मार्कर, इसके पास द्रव्यमान भी है और दूसरा ये स्थान भी घेर रहा है। मतलब इस मार्कर को अगर मैं इस जगह से हटाता हूं तो ये जगह खाली हो गई ना, इसका मतलब इसके पास द्रव्यमान भी है और दूसरा आयतन भी है। जिसके पास ये दोनों प्रॉपर्टी होती है वो द्रव्य या पदार्थ की श्रेणी में आता है, और जिसके पास ना द्रव्यमान होता है और ना आयतन होता है वो ऊर्जा की श्रेणी में आता है। हमने ऐसे बात की है, इस ब्रह्मांड में जो भी चीजें उपस्थित होती हैं उनको हम दो कैटेगरी में बांटते हैं। दो कैटेगरी कौन कौन सी हैं? एक दो कैटेगरी है वो है द्रव्य या पदार्थ, और दूसरी कैटेगरी है वो है ऊर्जा। द्रव्य या पदार्थ किससे कहेंगे? जिसके पास एक द्रव्यमान होता है और दूसरा आयतन होता है, उसको हम कौन से कैटेगरी में बांटते हैं? हम उसको द्रव्य या पदार्थ की कैटेगरी में लाते हैं। जैसे पंखा, इस पंखे का कुछ ना कुछ वजन भी है और दूसरा इसके द्वारा स्थान भी घेरा जा रहा है, इसका मीन क्या हुआ? ये द्रव्य या पदार्थ है। जैसे ये बेंच, इसका कोई ना कोई वजन भी है और दूसरा इसके द्वारा स्थान भी घेरा जा रहा है। जैसे इस कमरे में लाइट आ रही है, जो प्रकाश आ रहा है दैट में भी वो, जैसे मान लो सूर्य का प्रकाश हो सकता है, तो उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान भी है और दूसरा उसके द्वारा स्थान भी घेरा जा रहा है, मतलब आयतन भी है। जैसे सूर्य का प्रकाश आ रहा है तो उसका द्रव्यमान भी है और दूसरा उसके पास क्या है? आयतन भी है। तो जिसके पास द्रव्यमान भी होता है और आयतन भी होता है, जैसे इस कमरे में लाइट आ रही है, जैसे इस कमरे में जो लाइट आ रही है
उसके पास ना तो द्रव्यमान है और ना उसके पास क्या है, आयतन है। दैट मीन्स क्या हुआ, वो ऊर्जा की श्रेणी में आएगा। अगर मैं बात करूं किसकी, केमिस्ट्री की या रसायन विज्ञान की, तो इसमें हम केवल और केवल किसको पढ़ते हैं, हम द्रव्य या पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं। तो सीधी बात अगर मैं बात करूं सिंपल सी कि केमिस्ट्री क्या होती है, तो मैं ऐसे की बात देने जाऊंगा कि द ब्रांच ऑफ साइंस, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम द्रव्य या पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं। वो उसका संगठन हो सकता है, द्रव्य पदार्थ का संरचना हो सकती है, उसकी विशेषताएं हो सकती हैं, बट मेनली हम केमिस्ट्री में द्रव्य या पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। तो सिंपल सा अगर मैं परिभाषा देना चाहूं तो मैं ऐसे बोलूंगा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव्य या पदार्थ के बारे में पढ़ा जाता है। रसायन विज्ञान कहलाती है, वो रसायन विज्ञान कहलाती है। अभी हमने बात की इस ब्रह्मांड में जो भी चीजें उपस्थित होती हैं उनको हम दो कैटेगरी में बांटते हैं। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं, ब्रह्मांड में उपस्थित सभी चीजों को, एनीथिंग प्रेजेंट इन यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी उपस्थित है, ब्रह्मांड में उपस्थित सभी चीजों को हम दो वर्गों में बांट सकते हैं या विभक्त कर सकते हैं, विभक्त कर सकते हैं। इस ब्रह्मांड में जो भी चीजें उपस्थित होती हैं उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, और वो जो दो कैटेगरी होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। एक होता है द्रव्य या पदार्थ और दूसरा ऊर्जा। हम अच्छी तरह जानते हैं द्रव्य या पदार्थ किसे कहेंगे, जिसके पास एक तो द्रव्यमान होता है और दूसरा आयतन होता है। ऊर्जा के पास ना तो द्रव्यमान होगा और ना आयतन होगा। द्रव्य या पदार्थ की मैं बात करूं, द्रव्य तो किसे कहेंगे, जिसके पास क्या होगा, एक तो द्रव्यमान मतलब जिसका कोई ना कोई वजन होता है, और आयतन मतलब जिसके द्वारा स्थान घेरा जाता है। अगर मैं बात करूं ऊर्जा की, तो ऊर्जा के पास ना तो द्रव्यमान होगा और ना आयतन होगा। हमने बात कर ली, जैसे ये टेबल है तो टेबल का कुछ ना कुछ वजन भी है और इसके द्वारा स्थान भी घेरा जा रहा है। दैट मीन्स ये किसकी श्रेणी में आएगा, द्रव्य या पदार्थ की श्रेणी में आएगा। ऊर्जा की बात करूं, जैसे कमरे में जो लाइट आ रही है वो सूर्य का प्रकाश हो सकता है, तो वो इस कमरे में प्रेजेंट है, तो उसका कोई हमारे जैसे सिर पे कोई भी भारीपन महसूस नहीं हो रहा। दैट मीन्स उसके पास ना तो द्रव्यमान है और दूसरा उसके पास आयतन भी नहीं है, मतलब उसके द्वारा स्थान भी नहीं घेरा जा रहा। दैट मीन्स वो किसकी श्रेणी में आ गया, ऊर्जा की श्रेणी में। अपने चारों ओर खूब सारी चीजें हैं, हम सोच सकते हैं कि कौन द्रव्य या पदार्थ की श्रेणी में आएगा और कौन ऊर्जा की श्रेणी में आएगा। तो हमने थोड़ी सी बातें की, केमिस्ट्री क्या होती है, हमने ऐसे बात की विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम द्रव्य या पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं। वो उसकी संरचना हो सकती है, उसका संगठन हो सकता है, उसकी विशेषताएं हो सकती हैं। दूसरी हमने एक काम की बात ये सीखी कि इस ब्रह्मांड में जो भी चीजें उपस्थित होती हैं उनको हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, एक द्रव्य या पदार्थ और दूसरा ऊर्जा। द्रव्य या पदार्थ किसे कहेंगे, जिसके पास द्रव्यमान होता है और आयतन होता है। ऊर्जा के पास ना द्रव्यमान होता है और ना आयतन होता है।
अगर मैं बात करूं द्रव्य या पदार्थ की, तो जैसे मान लो मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि क्या द्रव्य या पदार्थ को मैं ऊर्जा में बदल सकता हूं या ऊर्जा को द्रव्य या पदार्थ में बदल सकता हूं, मतलब क्या द्रव्य और ऊर्जा दोनों आपस में इंटरकन्वर्टिबल है, आपस में इन दोनों को मैं क्या एक दूसरे में बदल सकता हूं। तो बिल्कुल ये बात सही है कि हम द्रव्य या पदार्थ को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्य या पदार्थ में बदल सकते हैं। और हम अच्छी तरह जानते हैं कि जो बात बताई थी वो आइंस्टीन साहब ने बताई थी, उन्होंने एक इक्वेशन दी थी E बराबर mc²। थोड़ा सा मैं बता देता हूं उसके बारे में भी। द्रव्य तथा ऊर्जा को एक दूसरे में बदला जा सकता है। मतलब ये है, जैसे मान लो ये मार्कर है, ये मेरा द्रव्य या पदार्थ है, मैं क्या इसको पूरी तरह एनर्जी में बदल सकता हूं, मतलब ये मार्कर है वो यहां से गायब हो जाए, पूरा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, बिल्कुल ये पॉसिबल है। और ये आइंस्टीन साहब ने बताई थी, उन्होंने एक बहुत खूबसूरत इक्वेशन दी थी E बराबर mc², जहां E होती है वो क्या होती है ऊर्जा, और जिसका मात्रक होता है SI यूनिट में वो होता है जूल। खैर ये जो यूनिट्स है वो आप सीख लोगे आगे। जहां E का मीन क्या है ऊर्जा, और M का मीन क्या है द्रव्यमान, C का मीन क्या है प्रकाश का वेग, जो कितना होता है 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। मीन ये है अगर मैं इस मार्कर को प्रकाश के वेग से उड़ा दूं, मतलब 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड के वेग से अगर मैं इसको उड़ा दूं, तो ये जो मार्कर है वो पूरा का पूरा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा एनर्जी में या ऊर्जा में। उनका जो इक्वेशन है E का मीन है ऊर्जा, M का मीन है द्रव्यमान, और C का मीन क्या प्रकाश का वेग। थोड़ी सी हमने बात की, मगर जैसे बात करूं थोड़ी सी, अगर मैं केमिस्ट्री की ब्रांचेज के बारे में बात करूं, शाखाओं के बारे में बात करूं कि जो केमिस्ट्री होगी उसकी कितनी शाखाएं होती हैं। ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की शाखाएं। जो शाखाएं होंगी वो मेनली हम 11th क्लास में 3 शाखाएं पढ़ेंगे। एक होती है फिजिकल केमिस्ट्री, जिसको हम बोलते हैं भौतिक रसायन, हम इसको बोलेंगे फिजिकल केमिस्ट्री। एक होगी अकार्बनिक रसायन, हम इसको बोलेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक जो ब्रांच होती है वो होती है कार्बनिक रसायन, इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मेनली अगर मैं 11th क्लास के व्यू से बात करूं तो जो केमिस्ट्री की शाखाएं होती हैं वो 3 ब्रांचेज में हम इसको डिवाइड करेंगे। एक होती है भौतिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। एक्चुअली जो ये फिजिकल केमिस्ट्री है इसमें हम पढ़ेंगे जो भी थ्योरीज होती हैं, जो सभी के सभी सिद्धांत होते हैं, जो भी मॉडल्स होते हैं। खैर एक बार सुन लो तुम, केवल नाम इतना ही तुम्हारे लिए काफी है। जो भी मॉडल्स होती हैं या सभी थ्योरीज होती हैं, सभी सिद्धांत, सभी मॉडल को हम भौतिक रसायन में पढ़ेंगे। एक्चुअली मैं इसे बोल सकता हूं, हम यहाँ पे जो तत्वों का व्यवहार है, बिहेवियर ऑफ एलिमेंट्स, उसको हम डील करने जाएंगे। अकार्बनिक रसायन में हम, जैसे अगर तुमने 10th क्लास पास की है तो 10th क्लास में तुमने पूरी जो आवर्त सारणी है वहां पे मोर देन 100 एलिमेंट्स
आपने 100 से भी ज्यादा जो तत्व हैं उनके बारे में तुमने पढ़ा है, उन सबको हम यहाँ पढ़ने जाएंगे अकार्बनिक रसायन में, केवल किसको छोड़ के, अकार्बनिक, तो कार्बन को छोड़ के। एक्चुअली यहाँ पर भी कार्बन के थोड़े बहुत हम साल्ट पढ़ते हैं, जैसे कार्बोनेट हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड हुआ, बट हम कार्बन के अलावा सभी तत्वों को यहाँ पढ़ेंगे। और कार्बनिक रसायन में जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, मतलब जो कंपाउंड जो यौगिक हाइड्रोजन से और कार्बन से मिलकर बने होते हैं, क्या यौगिक होते हैं, वो सब हम बातें धीरे धीरे सीखने वाले हैं। बट फिलहाल समझना, यहाँ पे हम हाइड्रोकार्बन जो यौगिक हाइड्रोजन और कार्बन तथा उसके व्युत्पन्न, मतलब हाइड्रोकार्बन और उनके व्युत्पन्न के बारे में यहाँ हम पढ़ने जाएंगे। तो अगर मान लो केमिस्ट्री में तुम 3 नाम बार बार सुनोगे, भौतिक फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक अकार्बनिक और ऑर्गेनिक कार्बनिक रसायन। इसके अलावा अगर मैं थोड़े से हायर लेवल की बात करूं तो केमिस्ट्री की 3 ब्रांच पे ही कहानी समाप्त नहीं होती, एक ब्रांच और चलती है एनालिटिकल केमिस्ट्री, विश्लेषणात्मक रसायन। विश्लेषणात्मक रसायन जिसको एनालिटिकल केमिस्ट्री बोलते हैं। अगर तुम्हें से कोई हायर स्टडीज इन केमिस्ट्री करेगा, मतलब उच्च कक्षाओं में अगर मान लो जो केमिस्ट्री होती है उसको अगर आप स्टडी करोगे तो वहां पे एक ब्रांच का नाम और सुनोगे, एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल विश्लेषणात्मक रसायन। मतलब ये द्रव्य या पदार्थ है तो इसका संगठन क्या है, इसके संगठन का जो विश्लेषण है वो हम यहां करने जाएंगे। और एक ब्रांच तो होती है जिसको बोलते हैं जैव रसायन, बायोकेमिस्ट्री। और नाम से पता लग रहा है ये जो ब्रांच है इसमें जो भी लिविंग बींग्स होते हैं, जीव के बारे में हम पढ़ने जाएंगे। तो केवल हमें कुछ भी नहीं करना, हमें केवल नाम सुनना है। जो केमिस्ट्री होती है उनकी ब्रांचेज के, एक का नाम है फिजिकल, एक का नाम है इनऑर्गेनिक और एक का नाम है ऑर्गेनिक, भौतिक अकार्बनिक कार्बनिक। इसके अलावा 2 ब्रांच और होती है, एनालिटिकल केमिस्ट्री और दूसरा बायोकेमिस्ट्री। थोड़ी देर पहले हमने ऐसे बात की थी कि केमिस्ट्री में हम द्रव्य या पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं। दैट मीन्स केमिस्ट्री में द्रव्य या पदार्थ होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। तो फिर मुद्दा उठता है द्रव्य या पदार्थ किससे कहते हैं। तो हम ऐसे बोलेंगे, ऐसी कोई चीज जिसके पास एक तो द्रव्यमान होता है और दूसरा उसके द्वारा स्थान घेरा जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, द्रव्य या पदार्थ। थोड़ा सा अगर मैं बोलना चाहूं द्रव्य या पदार्थ क्या होता है, द्रव्य या मैं क्या बोलूंगा, ऐसी कोई चीज जिसके पास द्रव्यमान होता है तथा जिसके द्वारा स्थान घेरा जाता है। एक तो जिसके पास द्रव्यमान होता है और दूसरा जिसके द्वारा स्थान घेरा जाता है, वो सब के सब क्या कहलाते हैं, द्रव्य या पदार्थ कहलाती है। उसको हम द्रव्य या पदार्थ बोलेंगे। मतलब जिसके पास एक तो द्रव्यमान होता है और दूसरा जिसके द्वारा स्थान घेरा जाता है, उसे हम क्या बोलेंगे, द्रव्य या पदार्थ। या सिंपल अगर मैं बोलना चाहूं द्रव्य या पदार्थ किसे बोलेंगे, 3 प्रॉपर्टी जिसके पास होती है, जिसको मैं टच कर सकता हूं, जिसको मैं टेस्ट कर सकता हूं और जिसको मैं स्मेल कर सकता हूं। मतलब जिसको मैं टच कर सकता हूं, स्पर्श कर सकता हूं, या जिसका स्वाद चख सकता हूं, या
जिसके पास कोई ना कोई गंध प्रेजेंट होती है वो सबके सब क्या कहलाते हैं, द्रव्य पदार्थ। अब इसका मीन ये नहीं है, टच का मीन जैसे मान लो जैसे यहाँ पे वायर्स है, तार है, बिजली के तार, तो उनमें जो करंट है वो फ्लो हो रहा है। जो करंट फ्लो हो रहा है तुम ये बोलोगे अगर मैं उसको टच करूं वो तुम्हारी मर्जी, मतलब उसको हम टच कर सकते हैं। या मान लो कोई गर्म एकदम लोहे का सरिया है बिल्कुल गर्म, तो उसको हम टच कर सकते हैं, तो वो द्रव्य या पदार्थ की कैटेगरी में आता है। वो तुम टच करो या ना करो वो तुम्हारी मर्जी है, बट हम उसको टच कर सकते हैं। टेस्ट मान लो साइनाइड है, पोटेशियम साइनाइड है, अब जाहिर सी बात है वो कितना खतरनाक जहर है, तुम ये बोलोगे सर इसको टेस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल तुम्हारी मर्जी है, टेस्ट कर सकते हो। वो द्रव्य या पदार्थ की श्रेणी में आता है, बट हमें उसको टेस्ट नहीं करना है। इसमें जैसे मान लो कोई कुछ भी हो, कहने का मतलब जिसके पास एक तो टच होता है, टेस्ट होता है और स्मेल, तीन प्रॉपर्टी होती है, वो द्रव्य या पदार्थ की श्रेणी में आता है। अब इसका मीन ये नहीं है जिसको हम टच करेंगे ही वो द्रव्य या पदार्थ की श्रेणी में नहीं आएगा, बट बिल्कुल हम उसको टच कर सकते हैं। अब टच करना है कि नहीं करना वो अपना कॉमन सेंस लगाना है। किसी चीज को टेस्ट करना है कि नहीं करना वो अपना कॉमन सेंस लगाना है। किसी चीज को स्मेल करना है या नहीं करना वो अपना कॉमन सेंस लगाना है। बट जिसके पास ये तीन प्रॉपर्टी होती है वो द्रव्य या पदार्थ की कैटेगरी में आता है। तो हमने द्रव्य या पदार्थ के बारे में पढ़ लिया। अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूं, द्रव्य या पदार्थ के वर्गीकरण की बात करूं, तो हम दो प्रकार से करेंगे। एक फिजिकल क्लासिफिकेशन मतलब भौतिक वर्गीकरण और दूसरा केमिकल क्लासिफिकेशन मतलब रासायनिक वर्गीकरण। तो फिलहाल हम पढ़ते हैं द्रव्य या पदार्थ का वर्गीकरण। जो पहले पढ़ रहे हैं वो द्रव्य या पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण। हम पहले फिजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। हमने 10th क्लास पास कर ली है, हम अच्छी तरह जानते हैं द्रव्य या पदार्थ होता है वो भौतिक अवस्था के आधार पर। द्रव्य पदार्थ को हम भौतिक अवस्था के आधार पर 3 भागों में नहीं हम 5 भागों में बांट सकते हैं। बिल्कुल हम द्रव्य या पदार्थ को भौतिक अवस्था के आधार पर 5 भागों में बांट सकते हैं। ठोस, द्रव, गैस, ये हमने नाम सीखा है। हमने 11th केमिस्ट्री मतलब 11th क्लास में साइंस सब्जेक्ट है उसको चूज किया है, तो जो थोड़ा सा जो नॉलेज है वो हमें होना चाहिए भी। मैं यहां पे छोटी सी एक लाइन लिख देता हूं, द्रव्य या पदार्थ को भौतिक अवस्था के आधार पर फिजिकल स्टेट, द्रव्य पदार्थ को भौतिक अवस्था के आधार पर 5 प्रकारों में बांटा जा सकता है। हम 5 भागों में बांट सकते हैं, 5 प्रकार बता सकते हैं। वो 5 प्रकार कौन कौन से होते हैं? बिल्कुल, एक होता है ठोस, एक होता है द्रव और एक होता है गैस। ठोस, द्रव और गैस, ये 3 भौतिक अवस्था जो हम नाम जानते हैं। 2 जो भौतिक अवस्था से सही, एक का नाम है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, और एक का नाम होता है प्लाज्मा। ये 2 भौतिक अवस्था
और हमें दिमाग में रखना है ठोस द्रव गैस के अलावा एक का नाम है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट और एक का नाम है प्लाज्मा। ये जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट और जो प्लाज्मा है वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। मतलब ये वाली जो अवस्था है वो बहुत कम टेम्परेचर पे, बहुत ही कम टेम्परेचर पे मिलती है, और ये वाली जो अवस्था है वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे मिलती है। जो प्लाज्मा होती है ये इतने ज्यादा टेम्परेचर पे मिलती है कि ये पूर्ण आयनिक अवस्था बोलते हैं। जो पार्टिकल्स होते हैं पदार्थ के वो बिल्कुल यहाँ पे दूर दूर होते हैं, जबकि एनटीपी जो सामान्य तापदाब है उस पे पदार्थ की तीन अवस्थाएं मिलती है, ठोस, द्रव और गैस। जैसे एक क्वेश्चन भी पूछता है कई बार, मान लो हम तीन अवस्थाएं ही क्यों पढ़ते हैं, इन दो अवस्थाओं का जिक्र जनरली क्यों नहीं किया जाता? तो जो अगली लाइन लिख रहा हूं मैं वो इस बात का उत्तर देने वाली है। सामान्य तापदाब पर इसको बोलते हैं एनटीपी या एसटीपी। बिल्कुल केमिस्ट्री में बड़े काम की बात आ रही है। एनटीपी या एसटीपी का मीन क्या होता है? चाहे मैं नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर बोलूं यानी सामान्य तापदाब या स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर मानक तापदाब, सामान्य तापदाब या मानक तापदाब, इसका मीन यही होता है T + 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो कमरे का ताप होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड और जो दाब होता है वो 1 atm, इसको बोलते हैं सामान्य तापदाब। और सामान्य तापदाब की कंडीशन में केवल और केवल पदार्थ की तीन अवस्थाएं हैं वो अस्तित्व में रहती है। तो यहां पे लाइन लिख रहा हूं मैं, सामान्य तापदाब पर पदार्थ की केवल तीन अवस्थाएं अस्तित्व में रहती हैं। और बिल्कुल तुम अच्छी तरह जानते हो वो जो तीन अवस्थाएं होती हैं वो कौन कौन होती हैं? एक सॉलिड, एक लिक्विड और एक गैस। सामान्य तापदाब पर जो पदार्थ की तीन अवस्थाएं अस्तित्व में रहती हैं वो है ठोस, द्रव और गैस। बिल्कुल हम इन्हीं के बारे में तुम सब बातें मुझे पता है, अच्छी तरह जानते हो, थोड़ी थोड़ी बातें हम करेंगे। हमने ऐसे बात की पदार्थ पांच अवस्थाओं में होता है, ठोस, द्रव, गैस, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, प्लाज्मा। बट ये दो स्टेट है वो सामान्य तापदाब के अस्तित्व में नहीं रहती। दैट मीन्स हम केवल और केवल किसके बारे में पढ़ेंगे? तीन अवस्थाओं के बारे में, एक ठोस, एक द्रव और एक गैस। मीन्स मैं ऐसे बोल सकता हूं सामान्य तापदाब पर कोई भी पदार्थ है वो भौतिक अवस्था के आधार पर तीन प्रकार का हो सकता है, एक ठोस, एक द्रव और एक गैस। भौतिक अवस्था के आधार पर जो पदार्थ होता है वो तीन प्रकार का होता है, एक ठोस, एक द्रव और एक गैस। अब देखना, मेरी बात सुनना, कौन कौन से, जैसे एक काम की बात यहाँ पे आती है, कोई भी पदार्थ ठोस अवस्था में है, द्रव अवस्था में है या गैस अवस्था में है, कौन कौन से जो फैक्टर होते हैं, कौन कौन से जो कारक है जो पदार्थ की अवस्था का निर्धारण करते हैं? दो चीजें, एक है अंतराणु आकर्षण बल, मतलब जो पदार्थ या द्रव्य के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में आकर्षण बल, और दूसरा एक ऊष्मीय ऊर्जा। दो फैक्टर होते हैं जो पदार्थ की अवस्थाओं का निर्धारण करते हैं।
एक का नाम है अंतराण्विक आकर्षण बल और एक का नाम है उष्मीय ऊर्जा। हम अच्छी तरह जानते हैं जो अंतराण्विक आकर्षण बल है वो द्रव्य या पदार्थ के कणों को पास पास लेके आता है, जबकि जो उष्मीय ऊर्जा है वो उन कणों को दूर दूर भेजती है। अब ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है और गैस क्या होता है, तुम अच्छी तरह जानते हो। ठोस मैं ऐसे बोल दूं, जहां पे जो अवयवीकरण है वो बिल्कुल, अवयवीकरण मतलब जिनसे पदार्थ बना हुआ है बिल्कुल पास पास, जितना क्लोजली वो आ सकते हैं, जितने पास पास वो आ सकते हैं वो यहां मौजूद रहते हैं। आई कैन से क्लोजली पैक्ड, वो जितने पास आ सकते हैं उतने पास यहां मौजूद होते हैं ठोस में। अगर मैं बात करूं द्रव, मतलब ये हो यहां पे जो अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है, बिल्कुल पास पास होते हैं। यहां पे अणु होते हैं वो पास पास, मतलब थोड़े से ढीले, लूजली पैक्ड जिसको मैं बोल सकता हूं, या ऐसे बोल सकता हूं उनके बीच में जो आकर्षण बल है, आकर्षण बल, वो आकर्षण बल होता है वो थोड़ा सा कमजोर होता है इस ठोस की तुलना में। और यहां पे जो अभिविकरण होते हैं वो बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं। मैं ऐसे बोल सकता हूं उनके बीच में जो आकर्षण बल है वो अनुपस्थित होता है। जाहिर सी बात है यहाँ पे उष्मीय ऊर्जा का मान, अभिविकरण होती उष्मीय ऊर्जा का मान बिल्कुल कम होने वाला है, यहाँ पे ज्यादा होने वाला है और यहाँ पे बहुत ही ज्यादा। और गैस में तो मैं ऐसे बोल सकता हूं जो अभिविकरण है उनके बीच में जो आकर्षण बल है वो अब्सेंट होता है। जाहिर सी बात है ऐसे नहीं होता, जैसे अगर मैं बात करूं बिल्कुल एक काम की बात मैं ऐसे बता रहा हूं, चाहे पदार्थ ठोस अवस्था में हो, चाहे द्रव अवस्था में हो, चाहे गैस अवस्था में हो, जो अभिविकरण होते हैं वो हमेशा गति करते हैं, वो हमेशा गति करेंगे, चाहे वो ठोस अवस्था में हो, चाहे द्रव अवस्था में हो, चाहे गैस अवस्था में हो। जो कंसेप्ट मैं बता रहा हूं जरा उसको फिर से सुनना, मैं ऐसे बोल रहा हूं पदार्थ चाहे ठोस अवस्था में हो, चाहे द्रव अवस्था में हो, चाहे गैस अवस्था में हो, अभिविकरण होते हैं वो हमेशा गति करते रहते हैं। अगर मैं बात करूं ठोस, जो कण होते हैं वो कंपन गति करते रहते हैं, वो अपनी जो माध्य स्थिति है उसके इर्द गिर्द गति करते रहते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, मान लो ये दो अभिविकरण है तो बिल्कुल अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द गति कर रहे हैं, केवल और केवल कंपन गति। द्रव में बात करूं तो जो अभिविकरण होते हैं वो घूर्णन गति करते हैं, मतलब केवल और केवल वो एक दूसरे अणुओं के सरफेस पे घूमते हैं। अगर मैं बात करूं गैस में बिल्कुल वो स्वतंत्र गति करते हैं। पदार्थ चाहे किसी भी अवस्था में हो अभिविकरण हमेशा गति करते हैं। तो अगर मैं बात करूं ठोस में, तो ठोस में मैंने बोला जो अभिविकरण है वो केवल और केवल कौन सी गति करते हैं, कंपन गति। अगर वो कंपन गति करेंगे दैट मींस उनका आकार और आयतन दोनों क्या होने वाले हैं, बिल्कुल निश्चित होने वाले हैं। आकार और आकृति, एक्चुअली जो आकार होता है उसी को आयतन बोलते हैं, शेप एंड साइज, वो दोनों निश्चित होते हैं। वो निश्चित क्यों होते हैं वो हमने अभी सीखा, क्योंकि जो अभिविकरण होते हैं वो केवल और केवल कंपन गति करते हैं। अगर वो कंपन गति करेंगे दैट मींस उनका आकार और आयतन दोनों बिल्कुल क्या होने वाले, डेफिनेट होने वाले हैं। शेप एंड साइज बोथ आर डेफिनेट इन सॉलिड्स। अगर मैं बात करूं द्रव में, तो द्रव में मैंने बोला जो अभिविकरण होते हैं वो केवल और केवल एक दूसरे पे घूर्णन गति करते हैं, मतलब एक दूसरे पे फिसल सकते हैं वो। दैट मींस अगर मैं बात करूं आयतन की, या ऐसे बोल दूं मैं आकार की, जो आकार है अभिविकरणों के बीच में दूरी है वो ना बढ़ रही है ना घट रही है, दैट मींस उनका आकार या जो आयतन है वो निश्चित हो गया। बट उनकी जो आकृति है वो क्या हो सकती है भाई, वो बदल सकती है। दैट मींस इनका जो आकार है वो निश्चित है। मतलब ये हुआ जैसे मान लो कोई गिलास है, जिसे मान लो कोई पात्र है ऐसा, इसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है, मान लो उसका जो आयतन है वो 1 लीटर है, 1 लीटर पानी है। हमने क्या कर दिया, इसको किसी, जैसे मान लो ये जो कंटेनर है, ये जो पात्र है वो दूसरी साइज का है, ये थोड़ा इस साइज का था, ये इस साइज का है। अगर मैं इस पानी को यहां डाल दूं तो अभी भी इसका जो आयतन है वो 1 लीटर ही तो रहा। हो सकता है यहां पर इसकी लंबाई कुछ अलग है, चौड़ाई कुछ अलग है, ऊंचाई कुछ अलग है। यहां पर लंबाई कुछ अलग होगी, इससे चौड़ाई कुछ अलग हो सकती है,
ऊंचाई कुछ अलग हो सकती है, बट लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, जिसको मैं आयतन बोलूंगा, वो दोनों जगह फिक्स रहने वाला है। यहां पर भी जो पानी है वो 1 लीटर ही रहेगा। दैट मीन्स आकार निश्चित है, जो साइज है, जो आयतन है वो निश्चित है, बट जो अभिविकर्ण है वो घूर्णन गति करते हैं। अगर घूर्णन गति करते हैं दैट मीन्स उनकी जो आकृति है वो अनिश्चित है। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो मैंने ये मान लो कोई पात्र है, इसको जैसे ग्लास जैसा जो ये पात्र है इसमें डाला, इसकी शेप को अडॉप्ट कर लिया, इसकी जो आकृति है उसको ग्रहण कर लिया, दैट मीन्स इसका आकार आयतन दोनों निश्चित है। यहां पे आकार निश्चित है, आकृति वो अनिश्चित है, और जो गैस है उनमें जो अभिविकर्ण होते हैं वो मुक्त रूप से गति करते हैं। दैट मीन्स उनका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित है। और सबसे खास बात जो काम की बता रहा हूं कि जो गैस होती है उसमें जो अभिविकर्ण होते हैं वो बिल्कुल उनका आकार और आयतन अनिश्चित होता है। जैसे मान लो ये एक छोटा सा पात्र है, इसमें जो गैस भरी हुई है, अगर इस पात्र का मुंह में खुला छोड़ दो उसको कमरे में, मतलब इस गैस को अगर जिस कमरे में मैं इस समय बढ़ा रहा हूं उस कमरे में छोड़ दो तो उसके पूरे स्थान को ये घेर लेंगे। तभी बोला जाता है किसी गैस को जिस पात्र में डाला जाता है हमेशा उसके पूरे आयतन को वो कवर कर लेती है, ऑक्यूपाई कर लेती है। अतः हमेशा जो गैस का आयतन है वो हमेशा जिस पात्र में उसको डाला गया है उसके आयतन को लिया जाता है। जो बात बता रहा हूं मैं ऐसे बोल रहा हूं, जो गैस है उसका आकार भी अनिश्चित होता है और आयतन भी अनिश्चित होता है। अगर उसका आकार भी अनिश्चित है और आयतन भी अनिश्चित है, दैट मीन्स क्या हुआ, किसी गैस को मैं जिस पात्र में डालूंगा उसके पूरे के पूरे स्पेस को, पूरे के पूरे स्थान को वो कवर कर लेता है, ऑक्यूपाई कर लेता है। अतः हमेशा गैस को जिस पात्र में डाला जाता है उस पात्र के आयतन को गैस का आयतन मान लिया जाता है। थोड़ा सा हमने फिजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा, बाकी हम जो केमिकल क्लासिफिकेशन है उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।